25 जुलाई 2017 यमन के शहर एडन से यमनी पुलिस ने केरला की निमिषा प्रिया और उसकी दोस्त हन्नान को तलाल अब्दो मेहदी नाम के शख्स का बेरहमी से मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया था। यह कत्ल इतना खौफनाक था कि इस गिरफ्तारी के बाद चारों तरफ इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर फैल गई कि कैसे केरला की नर्स ने यमन में अपने पति तलाल मेहदी के टुकड़े कर पानी की टंकी में छुपा दिए थे। यह खबर केरला में इडुक्की के थोडुपुझा में रह रहे टॉमी थॉमस ने जब सुनी तो उसे एक पल को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि न्यूज़ में जिस मलयाली निमिषा प्रिया की बात हो रही थी वो तो उसी की वाइफ थी जो कई सालों से यमन में थी। थॉमस को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी वाइफ को अपने हस्बैंड के मर्डर के इल्ज़ाम में क्यों और कैसे अरेस्ट कर लिया गया, जबकि वो यहाँ इंडिया में सही सलामत है। थॉमस ने जब निमिषा से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था और न्यूज़ में जो खबरें आ रही थी उन पर विश्वास करना मुश्किल था। आखिर ये तलाल मेहदी नाम का शख्स कौन था और उसका निमिषा से क्या कनेक्शन था? सवाल कई थे लेकिन जवाब गुमनाम था। थॉमस और उनकी 5 साल की बेटी मीशेल को अंदाज़ा नहीं था कि यह केस कुछ दिन, हफ्तों या महीनों का नहीं बल्कि सालों का होने वाला था, क्योंकि निमिषा के अरेस्ट के 1 साल बाद वहाँ की कोर्ट ने साल 2018 में उसे कन्विक्ट डिक्लेयर कर साल 2020 में फांसी की सज़ा सुना दी और 2023 में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ यमन ने अपील को रिजेक्ट कर फांसी की सज़ा को बरकरार रखा। ढेरों कोशिशों के बाद भी निमिषा सालों से यमन की जेल में कैद इंसाफ की आखिरी उम्मीद लगाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 साल बाद 30 दिसंबर 2024 को यमन प्रेसिडेंट रशद अल अलीमी ने मर्सी पिटीशन को खारिज कर निमिषा को 1 महीने के अंदर फांसी देने का फैसला सुना दिया। That sentence had been reluctantly approved by the President Rashid Al Alimi. केरला के पलाकड़ में जन्मी निमिषा यमन में एज अ नर्स अपने सपनों को पूरा करने आई थी और सपने पूरे भी होने शुरू हो गए थे, लेकिन बीते वक्त में ऐसे कौन से हालात बने जो उसे एक नर्स से कातिल बना सीधा फांसी के तख्ते तक ले गए। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ निमिषा प्रिया। निमिषा एक गरीब परिवार से थी और उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर थे, लेकिन बचपन से ही होशियार निमिषा को स्कूल एजुकेशन और नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स में लोकल चर्च ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। बट स्कूल एग्जाम्स क्लियर ना कर पाने की वजह से उसे केरला में नर्सिंग की जॉब नहीं मिल रही थी। इसलिए साल 2008 में मात्र 19 साल की उम्र में निमिषा अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के बड़े सपने लिए केरला से निकल यमन आ गई थी। जाते वक्त उसने अपनी माँ से कहा था कि उनके बुरे दिन जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। यमन आने के बाद निमिषा एज अ नर्स यमन की राजधानी सना के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करने लगती है। निमिषा की जॉब अच्छी चल रही थी, जिससे उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन में भी सुधार होने लगा था। 3 साल बाद सन 2011 में निमिषा की फैमिली ने उसकी शादी के लिए एक रिश्ता देख रखा था, इसलिए उन्होंने निमिषा को यमन से केरला वापस बुला उसकी शादी केरला में इडुक्की के टॉमी थॉमस से करवा दी, जो पेशे से ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। शादी के 1 साल बाद साल 2012 में थॉमस भी निमिषा के साथ यमन आ जाता है, जहां दोनों जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। निमिषा जहां वापस आकर सना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करने लगती है, वहीं थॉमस एज एन इलेक्ट्रिशियन असिस्टेंट की जॉब करने लगता है। कुछ महीनों बाद दिसंबर 2012 में उनकी एक बेटी होती है। परिवार और नई जिम्मेदारियों के बढ़ने के साथ खर्चे भी बढ़ने लगे थे। थॉमस अपनी जॉब से कुछ खास कमा भी नहीं पा रहा था। दूर देश में कम आमदनी के साथ बेटी की परवरिश करना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए आखिरकार अप्रैल 2014 में थॉमस अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ वापस केरला अपने घर लौट आता है और ऑटो रिक्शा चलाने लगता है। निमिषा न सिर्फ अपने काम में माहिर थी, बल्कि उसका लोगों के प्रति बर्ताव भी बहुत अच्छा था। यही वजह थी कि जो भी पेशेंट निमिषा के पास आता वो उसे भूल नहीं पाता था। इनफैक्ट उसके साथ काम करने वाला हॉस्पिटल स्टाफ भी उसके नेचर की तारीफ करता था। निमिषा को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और उसे विश्वास था कि अगर वो यहाँ यमन में खुद का क्लिनिक खोल ले तो वो अपने परिवार, अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी दे सकती है। इसलिए उसने इस बारे में अपने हस्बैंड थॉमस से डिस्कस किया। थॉमस भी निमिषा के इस फैसले के साथ था, लेकिन यमन के कानून के अकॉर्डिंग किसी यमनी नागरिक का बिजनेस पार्टनर होना जरूरी है। सो निमिषा ने इसके लिए थॉमस को एक शख्स का नाम सजेस्ट किया। वो शख्स था तलाल अब्दो मेहदी। तलाल यमन का नागरिक था और उसकी कपड़ों की दुकान थी जो उसी हॉस्पिटल के पास थी जहां निमिषा काम करती थी। 1-2 बार निमिषा थॉमस के साथ उसकी दुकान पर भी गई थी और तलाल की वाइफ की डिलीवरी भी उसी हॉस्पिटल में हुई थी।
यही वजह थी कि निमिषा की तलाल से ठीक ठाक जान पहचान थी। निमिषा ने थॉमस से डिस्कस किया कि वो एज एन फेवर तलाल से क्लिनिक के लिए लाइसेंस लेने में मदद ले सकती है। सिंस वो लोकल बंदा है, इसलिए उसके सपोर्ट से क्लिनिक सेटअप करना आसान हो जाएगा। लेकिन जैसा निमिषा ने प्लान किया था, हुआ उसका उल्टा, क्योंकि निमिषा जिस प्राइवेट क्लिनिक कम हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, वहाँ के ओनर अब्दुल लतीफ़ को निमिषा के इस प्लान की भनक लग गई। अब्दुल लतीफ़ इस बात पर भड़क गया कि निमिषा खुद का क्लिनिक कैसे खोलने का सोच रही है। पहले तो उसने इस बात पर निमिषा से बहुत झगड़ा, बहुत हंगामा किया, लेकिन बाद में 33% शेयर के बदले वो निमिषा के क्लिनिक में पैसे इन्वेस्ट करने को राजी हो गया। थॉमस ने भी उधर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लगभग 18 लाख रुपए के आसपास उधार लिए थे। क्लिनिक खोलने के लिए अब पैसों का ठीक ठाक अरेंजमेंट हो गया था, इसलिए निमिषा ने तलाल को बता दिया कि अब लाइसेंस और फंडिंग के लिए उसकी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इंतजाम हो गया है। हालांकि क्लिनिक को सेटअप करने में तलाल से निमिषा ने मदद मांगी थी, जो उसने की भी। क्लिनिक को सेटअप करने का काम अच्छे से चल रहा था और इन्हीं सब के बीच तलाल निमिषा और थॉमस के लिए एक फैमिली मेंबर जैसा बन गया था। तलाल अक्सर थॉमस को उनके 14 बेड वाले क्लिनिक की फोटोज भेजता, जिसका नाम उन्होंने अल अमन मेडिकल क्लिनिक रखा था। फाइनली साल 2014 में थॉमस और निमिषा का यह सपना ना सिर्फ पूरा हुआ, इनफैक्ट क्लिनिक शुरू होते ही अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करने लगा। थॉमस ने बताया कि उस वक्त उनका क्लिनिक दिन का $1000 के अराउंड अर्न कर रहा था। नेक्स्ट ईयर जनवरी 2015 में निमिषा अपनी बेटी के बैप्टिज्म के लिए केरला आती है और उसके साथ तलाल भी इंडिया घूमने और छुट्टी बिताने आ जाता है। थॉमस के लिए ये बहुत खुशी का पल था। तलाल को अपने घर में ठहराने से लेकर साइट सीइंग करवाने तक थॉमस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तलाल को एंटरटेन करने की, उसे खुश करने की। आखिर वो तलाल को अपने परिवार का ही हिस्सा मानता था। इतने कम वक्त में तलाल उनके बीच इस तरह से घुल मिल गया था कि उसे थॉमस और निमिषा की जिंदगी और घर से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी पता थी। 1 महीने के स्टे के बाद 9 फरवरी 2015 को तलाल और निमिषा वापस यमन चले जाते हैं। जिंदगी पटरी पर आई थी कि 1 महीने बाद यमन में सिविल वॉर शुरू हो गया। हालत बदतर होते देख अगले 2 महीनों में भारत सरकार ने 4600 भारतीय और 1000 विदेशी नागरिकों को यमन से इवैक्यूएट किया। लेकिन निमिषा उन चंद भारतीयों में से थी जिसने यमन नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसने हाल में ही शुरू हुए क्लिनिक को खोलने के लिए काफ़ी कर्ज ले रखा था और इसलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर वो उसे यूं छोड़ नहीं जाना चाहती थी। सिंध सिविल वॉर के चलते भारत देश में यमन के लिए नए वीज़ा के अप्रूवल पर रोक लगा दी थी, इसलिए चाहकर भी थॉमस अपनी बेटी के साथ निमिषा के पास यमन नहीं जा सकता था। सिचुएशन ऐसी थी कि निमिषा यहाँ तलाल के साथ यमन में थी, वहीं उसका हस्बैंड और बेटी भारत में, और इसी के बाद से निमिषा की ज़िंदगी उस रास्ते पर कदम रखेगी जो उसे फांसी के फंदे के करीब पहुंचा देगी। क्लिनिक की अच्छी कमाई देख तलाल के मन में लालच आ गया था और उसे लगने लगा था कि इसके मुनाफे में उसका भी बराबर का हिस्सा है। उसे ये भी पता था कि अब निमिषा यहाँ यमन में सिर्फ उसके ही सहारे है और वो उस पर बेहद भरोसा भी करती है और इसी बात का वो फ़ायदा उठाता है। पहले उसने क्लिनिक के लिए ली गई नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में अपना नाम चढ़वा लिया। उसके बाद पेपर वर्क में धांधली कर क्लिनिक के शेयर होल्डर में निमिषा और अब्दुल लतीफ़ के साथ अपना नाम भी ऐड करवा लिया। इस तरह से वो बेईमानी से क्लिनिक का 33% शेयर होल्डर बन गया, जिसकी भनक अभी तक निमिषा को नहीं थी। तलाल का लालच यहीं तक नहीं रुका, अब वो निमिषा के हिस्से का प्रॉफिट क्लिनिक के कैशियर से बोल अपने पास रखने लगा और स्टाफ में सभी को ये बताने लगा कि निमिषा उसकी वाइफ है। निमिषा को इस बारे में पता चला तो वो बुरी तरह भड़क गई और तलाल से उसकी इस घटिया हरकत पर सवाल उठाए, जिस पर तलाल ने उससे कहा कि ये सब उसने उसकी भलाई के लिए किया है ताकि उसे कोई सिंगल वुमेन समझ परेशान ना करे। बट बात यहीं पर नहीं रुकी और तलाल की दखलंदाजी हर मामले में बढ़ने लगी, मानो यह क्लिनिक उसी का हो और निमिषा ही उसकी वाइफ हो। चाहे हर महीने क्लिनिक का प्रॉफिट अपने पास रखना हो या फिर मैनेजमेंट के फैसले खुद लेना। क्लिनिक के स्टाफ को भी यही लगने लगा था कि तलाल ही निमिषा का हस्बैंड है। तलाल की ये सब सोची समझी चाल थी और इसकी प्लानिंग वो पहले से ही कर रहा था, क्योंकि जब वो निमिषा के साथ उसके घर केरला में रुका था तब उसने थॉमस और निमिषा के वेडिंग एल्बम से एक फ़ोटो चुरा ली थी और इसी फ़ोटो को मॉर्फ कर उसने थॉमस की जगह अपना चेहरा लगा लिया था और इसी बेसिस पर उसने यमन में फेक मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लिया था। सो अकॉर्डिंग टू यमन लॉ निमिषा अब तलाल की लीगल वाइफ हो गई थी। तलाल के पास लोकल सपोर्ट तो था ही और अब फॉर्जरी से यमन का कानून भी उसके फेवर में था। निमिषा की हालत उस पक्षी की तरह हो गई थी जो एक ऐसे पिंजड़े में कैद थी जिसमें कोई दरवाज़ा ही नहीं था।
साल 2016 हालात बद से बदतर होने लगे थे, क्योंकि तलाल अब खुलेआम हॉस्पिटल स्टाफ के सामने निमिषा को मारता, पीटता, बदसलूकी करता था। इसलिए एक दिन तंग आकर निमिषा ने सना के पुलिस स्टेशन में तलाल के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। लेकिन निमिषा ने बताया कि यमनी लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस ने अशांति फैलाने के नाम पर दोनों को ही 6 दिन के लिए जेल में डाल दिया। इसके बाद तलाल ने वही फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट में सबमिट कर यह शो कर दिया कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कोर्ट भी इस फर्जी सर्टिफिकेट को पहचानने में चूक गई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद तलाल को समझ आ गया कि अब तो कोर्ट में भी उसका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो गया है, और इसी बात का वो और फायदा उठाने लगा। निमिषा यमन की राजधानी सना में ही एक किराए के घर में रहती थी, जहां तलाल रोज नशे की हालत में आता, उससे मारपीट करता और ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता। कभी कभी वो रात में अपने कई दोस्तों के साथ आ जाता और निमिषा से उन सभी के साथ रात बिताने के लिए ज़बरदस्ती करता, और जब वो मना करती तो बेरहमी से पीटता। इसलिए अक्सर उसे घर से भागकर अपनी जान बचानी पड़ती। यमन जैसे देश में जहाँ शायद ही कोई महिला रात में सड़कों पर नजर आए, वहाँ निमिषा रात रात भर अपनी इज्जत और ज़िंदगी बचाते हुए भटकती रहती। निमिषा कहीं देश छोड़ ना चली जाए, इसलिए तलाल ने उसका पासपोर्ट भी छीन कर अपने पास रख लिया था। निमिषा ने शहर के दूर दराज के हिस्से से आने वाले स्टाफ के लिए क्लिनिक के बगल में ही घर रेंट पर लिया था, लेकिन तलाल ने उसमें भी कब्जा कर अपनी वाइफ और बच्चों को वहां ठहरा दिया था। तलाल फीमेल स्टाफ के साथ भी बदतमीजी करता था। निमिषा ये सब कुछ अकेले ही झेल रही थी और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। निमिषा के हिस्से के सारे पैसे खुद रख वो उसे गुजारा करने भर के पैसे देता। निमिषा के पास 26 सिम कार्ड्स थे, क्योंकि आए दिन तलाल उसका सिम कार्ड तोड़ देता था ताकि वो इस बारे में अपने घर में ना बता सके। निमिषा अक्सर छुपते छुपाते कॉल कर थॉमस और अपनी बेटी से बात कर पाती थी। अक्सर ये कॉल 1 मिनट या उससे कम की होती थी। कभी कभी वो वॉइस नोट्स भी भेज दिया करती। निमिषा जानती थी कि थॉमस चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। इस बीच तलाल कई बार जेल गया था, कभी निमिषा की कंप्लेंट पर तो कभी दूसरों के साथ किए गए मनी और लैंड फ्रॉड के चलते। एक बार तो कोर्ट ने उसे 4 कंडीशन पर रिलीज किया था कि वो निमिषा का पैसा, कार, पासपोर्ट वापस करे और उसे अपने बोले सभी झूठ की माफ़ी मांगे। लेकिन बाहर आते ही तलाल वापस वही हरकतें करने लगा। निमिषा समझ गई थी इस नरक से छुटकारा उसे तभी मिल सकता है जब वो यमन में अपना सब कुछ छोड़ वापस भारत देश अपने परिवार के पास लौट जाए। लेकिन इसके लिए उसे अपना पासपोर्ट तलाल से वापस चाहिए था, जो लाखों बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो वापस करने को तैयार नहीं था। निमिषा ने बताया कि जिस जेल में तलाल को अक्सर भेजा जाता था वो उसके क्लिनिक के पास में ही था। उसी जेल का वार्डन अपने चेकअप के लिए क्लिनिक आता रहता था। उसी वार्डन ने निमिषा को आइडिया दिया कि वो मौका पाकर तलाल को बेहोश कर दे। बेहोश हो जाने के बाद वो तलाल को ऐसी जगह ले जाएगा जहां वो उसे यह उगलवा लेगा कि निमिषा का पासपोर्ट कहाँ छुपा रखा है। सो प्लान कभी मर्डर करने का था ही नहीं। इनफैक्ट निमिषा को लगा कि इस तरह से वो तलाल को बिना चोट पहुंचाए अपना पासपोर्ट हासिल कर लेगी, एंड सिंस इस काम में पुलिस वार्डन खुद उसकी हेल्प कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन निमिषा ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जुलाई 2017 तलाल को नशे की लत थी और वो अक्सर किसी न किसी तरह का नशा कर निमिषा के घर आता रहता था। ऐसे ही एक दिन जब वो नशे की हालत में निमिषा के घर आया तो मौका पाकर उसने तलाल को सेडेटिव इंजेक्ट कर दिया, लेकिन उस दिन उस पर उस इंजेक्शन का कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन जब तलाल वही निमिषा के घर पर नशा कर बेसुध बैठा था तो निमिषा ने चुपके से दोबारा सेडेटिव को इंजेक्ट कर दिया। कुछ मिनटों बाद तलाल जमीन पर गिर गया और जोर जोर से चीखने लगा, और फिर अचानक उसका चीखना चिल्लाना बंद हो गया। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। निमिषा ने डरते डरते जब उसकी पल्स चेक की तो वो समझ गई कि तलाल की तो मौत हो चुकी है। शायद सेडेटिव और ड्रग्स के रिएक्शन के चलते तलाल ने दम तोड़ दिया था। निमिषा बुरी तरह से डर गई क्योंकि उसने ऐसा कुछ हो जाने की उम्मीद नहीं की थी। उसका इरादा तो सिर्फ तलाल से अपने पासपोर्ट के बारे में उगलवाने का था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वो एक कातिल बन चुकी थी। निमिषा ने फौरन अपनी दोस्त हन्नान को आवाज़ देकर बुलाया, जो एक नर्स थी और निमिषा के यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी। हन्नान निमिषा की ज़िंदगी से जुड़ी हर बात जानती थी। वो तलाल के हाथों निमिषा पर हुए टॉर्चर की गवाह थी। निमिषा को तलाल से मिले मेंटल ट्रॉमा के चलते एंग्जाइटी अटैक्स आते थे और ये सब हो जाने पर उसे पैनिक अटैक पड़ने लगे। हन्नान ने निमिषा को संभाला और कहा कि उन्हें जल्द से जल्द किसी भी तरह बॉडी ठिकाने लगानी होगी। वो हन्नानी थी जिसने तलाल की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर बोरी में भर घर की पानी की टंकी में छुपा दिए। सिंस निमिषा ने एंग्जाइटी अटैक की दवा खाई थी, इसलिए उसे उस वक्त की डिटेल्स ठीक से याद नहीं रही। इसके बाद निमिषा और हन्नान घर छोड़ सना से 380 किलोमीटर दूर
एडन शहर में जा छुपे, जहां कुछ दिनों बाद 25 जुलाई 2017 को यमनी पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस को इसकी खबर तब लगी जब निमिषा के पड़ोसी ने टंकी से बदबू आने की कंप्लेन की और जिसे चेक करने पर उन्हें वहां तलाल की बॉडी टुकड़ों में मिली। इस केस को लेकर जो सबसे बड़ी अफवाह हर न्यूज़ चैनल्स में फैली थी वो थी कि कैसे केरला की एक नर्स ने अपने पति के टुकड़े कर मार डाला। और यही खबर जब थॉमस तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। थॉमस ने निमिषा से कांटेक्ट करने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन ना सिर्फ थॉमस बल्कि केरला में उसके किसी भी रिलेटिव से निमिषा का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वहीं निमिषा और हन्नान को सना शहर की जेल में भेज दिया गया था। जेल जाने के कुछ दिनों बाद निमिषा को एक बार फोन का एक्सेस दिया गया, जिससे वो थॉमस से कांटेक्ट कर पाई। यमन की कोर्ट में निमिषा के अगेंस्ट चलाई गई प्रोसीडिंग्स काफी बायस थी। निमिषा को अपना केस लड़ने के लिए ना कोई लीगल सपोर्ट मिला और ना ही कोई लॉयर असाइन किया गया। निमिषा ने खुद से ही अपना पक्ष कोर्ट में रखते हुए बताया कि कैसे तलाल ने फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट बना सबको उसे अपनी वाइफ बता रखा था और कोर्ट चाहे तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट फेक है, क्योंकि उसमें उसकी फ़ोटो एक मुस्लिम नाम के साथ है जिसे कोर्ट चाहे तो उसके पासपोर्ट से क्रॉस चेक कर सकती है। उसने कोर्ट से अपील की कि वो चाहे तो उसके पड़ोसियों से पूछताछ करवा पता कर सकती है कि कैसे तलाल आए दिन उसको टॉर्चर करता था। लेकिन ये सभी क्लियर फैक्ट्स मौजूद होते हुए भी ट्रायल कोर्ट ने साल 2018 में निमिषा को कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया। निमिषा को अपील करने के लिए जो लॉयर असाइन किया गया वो भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसा जूनियर एडवोकेट था जो उसकी तरफ से प्रॉपरली अपील भी नहीं कर पाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोर्ट प्रोसीडिंग्स तक सभी पेपर वर्क अरेबिक भाषा में थे, इसलिए निमिषा को ये नहीं पता चल पा रहा था कि उससे जिन पेपर्स पर साइन करवाए जाते हैं उसमें क्या लिखा होता है। आखिरकार नियम कानून को दरकिनार कर ट्रायल कोर्ट ने अपील रिजेक्ट करते हुए साल 2020 में हन्नान को उम्र कैद और निमिषा को फांसी की सजा सुना दी। निमिषा को मिला जूनियर एडवोकेट एपेक्स कोर्ट में अपील करने के लिए भी एलिजिबल नहीं था, इसलिए बिना किसी प्रॉपर लीगल सपोर्ट के निमिषा ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ यमन में फांसी की सजा के अगेंस्ट अपील की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 साल बाद 30 दिसंबर 2024 को यमन प्रेसिडेंट रशद अल अलीमी ने मर्सी पिटीशन को खारिज कर निमिषा को 1 महीने के अंदर फांसी देने का फैसला सुना दिया। फिलहाल यमन एम्बेसी अब इस बात से पलटी मारते हुए ये कह रही है कि यमन प्रेसिडेंट ने निमिषा की फांसी को मंजूरी नहीं दी, बल्कि इस केस पर फैसला लेने का अधिकार हुदी अथॉरिटीज़ का है। यानी इस केस से जुड़े सभी फैसले हुदी अथॉरिटीज़ ले रही है, क्योंकि जहां निमिषा का केस चल रहा है वो रीजन हुदी के कंट्रोल में आता है। सो नाउ निमिषा के पास फांसी से बचने का एकमात्र रास्ता बचा है और वो है ब्लड मनी। आखिर ये ब्लड मनी है क्या और ये हुदी अथॉरिटीज़ कौन है? इसे जानने के लिए शॉर्ट में समझते हैं यमन से जुड़ी कुछ बातों को। यमन देश में शिया और सुन्नी दोनों का रूल है, जिसमें शिया मुस्लिम यानी हुदी लगभग 35% और सुन्नी लगभग 65% है। और जहां ये केस चल रहा है यानी यमन की कैपिटल सना, वहां पर हुदी का रूल है और यहां आज भी शरिया का कानून चलता है। और शरिया के कानून के मुताबिक अगर दोषी की फैमिली कंपनसेशन के तौर पर विक्टिम की फैमिली को मुंह मांगा पैसा दे देती है तो उसकी सज़ा माफ़ हो सकती है और इसी कंपनसेशन मनी को ब्लड मनी कहते हैं। यमन के एक बिजनेसमैन सैमुअल जेरोम भास्कर, जो कि एक एनआरआई सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप के मेंबर हैं, वो साल 2017 से ही निमिषा को इंसाफ दिलाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। उन्होंने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल नाम से एक कमेटी भी बनाई, जिसके तहत वो क्राउड फंडिंग कर निमिषा प्रिया को छुड़ाने के लिए ब्लड मनी रेज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि तलाल मेहदी की फैमिली से नेगोशिएशन कौन करेगा। सो इसके लिए इंडियन एम्बेसी एडवोकेट अब्दुल्ला अमीर को निमिषा की तरफ से एज एन नेगोशिएटर अपॉइंट करती है और वो इस काम के लिए 2 इंस्टॉलमेंट्स में टोटल $40,000 एज अ प्री नेगोशिएशन फीस की डिमांड करते हैं। इस फीस की पहली इंस्टॉलमेंट यानी $20,000 अब्दुल्ला अमीर को पे की जाती है, लेकिन अब्दुल्ला अमीर नेगोशिएशन टॉक्स बीच में यह कहकर रोक देते हैं कि पहले उनको बाकी का अमाउंट पे किया जाए, तभी वो आगे बात करेंगे। ब्लड मनी के अमाउंट को लेकर न्यूज़ और मीडिया में अलग अलग तरह के स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। कोई इसे 70 लाख रुपए बता रहा है तो कोई इसे 3 करोड़। फिलहाल तलाल की फैमिली की तरफ से कोई ऑफिशियल अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया गया है। 30 दिसंबर 2024 को आए कैपिटल पनिशमेंट के फैसले के बाद अगले दिन भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल का एक ट्वीट आता है कि हम निमिषा प्रिया के केस को लेकर अवेयर हैं और सरकार अपनी तरफ से हर संभव मदद करने को तैयार है। अल बायदा जेल में कैद निमिषा की जिंदगी अब तलाल मेहदी की फैमिली के हाथों में है और उसे अंदाज़ा नहीं है कि जेल के 4 दीवारी के बाहर
क्या चल रहा है। निमिषा को रिप्रेजेंट कर रहे लॉयर सुभाष चंद्रन का कहना है कि अब सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही नेगोशिएशन पॉसिबल है। इवन विद सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, निमिषा की फैमिली ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। थॉमस का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि निमिषा की ज़िंदगी ज़रूर बच जाएगी और उनकी 13 साल की बेटी जो सालों से अपनी माँ से दूर है, वो अपनी माँ से वापस मिल पाएगी। निमिषा की माँ प्रेमा कुमारी कोर्ट की परमिशन लेकर अप्रैल 2024 से यमन में है और हर वो रास्ता खोज रही हैं जिससे उनकी बेटी की ज़िंदगी बच सके। इन बीते 9 महीनों में वो सिर्फ 2 बार ही अपनी बेटी से मिल पाई हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में हौसला बांधे प्रेमा जी अपनी बेटी के दिल में उम्मीद और हिम्मत भर के गई हैं। आज पूरे देश के दिल में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या निमिषा प्रिया को हम बचा पाएंगे। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ रॉन्ड को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।